ओनली फॉर 1 मिनट, ओनली फॉर 1 मिनट। आप बैठिए, अरोड़ा जी बैठिए। डॉक्टर साहब। स्पीकर सर। नो, विपुल जी प्लीज बैठिए। ऐसे नहीं, क्या कर रहे हैं आप लोग? स्पीकर ऐसे नहीं, बार बार नहीं। नो, होगी बात। हाउस चलेगा कि नहीं चलेगा? स्पीकर ऐसे नहीं, बार बार नहीं, केवल 1 मिनट। उसके बाद मेरा निवेदन, कोई भी इस विषय पे नहीं बोलेगा। स्पीकर सर, आपने 2 मिनट की कही है जी। आपने 0 और शुरू हुआ, ऑनरेबल एमएलए सुनील सांगवान जी का नाम ले दिया, वो खड़े हो गए। बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश खड़े हुए, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर खड़े हुए, उसके बाद पावर मिनिस्टर खड़े हो गए। मतलब ये किस तरह का, मतलब काइंडली ब्रिंग द हाउस इन ऑर्डर। जैसे पावर मिनिस्टर ने जो बात कही है कि भाई इस तरह से ये हुआ। देखिए डॉक्टर साहब। स्पीकर सर। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे को सारी जानकारी। नो, जानकारी है तो आप सारी बता दें। आप अपनी बात कहिए। बता दें मीरपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, आप अपनी बता बात दें कहिए। एमबीबीएस में क्या हुआ, बात एमबीबीएस का घोटाला हो रहा था। डॉक्टर साहब, ये तंजन बात चेयर के साथ नहीं चलेगी। एमबीबीएस के अंदर और जब मेरा एलिगेशन है, जवाब उनको प्रोटेक्ट दी गवर्नमेंट। नो, ये आप स्पीकर साहब, मेरी ओर से सबमिशन है। डॉक्टर साहब, मेरी आप बहुत सीनियर, आप बहुत सीनियर जो छोटे कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अखबारों की खबर मत बोलो। इनसे बड़ा गुंडा बहुत कोई सीनियर नहीं। मेंबर हैं। 7 बार मेरे साथ रहे हैं। आपकी सीनियरिटी का लिहाज हो रहा है, सबसे बड़ा गुंडा। आपकी सीनियरिटी का लिहाज हो रहा है, मगर लिमिट्स क्रॉस मत करें आप भी। नो, ये अलाउड नहीं होगा। हाँ हाँ, वो मर्जी है आपकी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नो, आप चेयर को आप इस तरीके से नहीं दे सकते। नो स्पीकर सर, मैं एक निवेदन आपको करूं। हाउस में रहना नहीं रहना आप तय करें। स्पीकर सर। नो, आप सीट पे जाके बात करें, सीट पे जाके बात करें। मैं आपकी सीनियरिटी का लिहाज कर रहा हूँ। सदस्यों से निवेदन मैं करता आपकी हूँ। सीनियरिटी का लिहाज कर रहा हूँ। स्पीकर सर। का लिहाज कर रहा हूँ। नहीं स्पीकर सर। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं स्पीकर बर्दाश्त नहीं सर। करूंगा। ये तो हाँ, ठीक है, ठीक है, आपको जो स्पीकर करना आप सर। कीजिए। भारत माता के। आपको जो करना वो करें। स्पीकर सर। हाँ, स्पीकर सर, ये तो वही बात हुई। हाउस में रहना है तो ठीक से रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। स्पीकर सर। स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं एक मिनट रुके। स्पीकर सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। आप मेरा या तो निवेदन सीट ये पे है। बैठिए आप लोग। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है, या तो वो सीट पे बैठे। मेरा नहीं, ऐसे एक नहीं चलेगा, निवेदन ऐसे नहीं चलेगा। अरोड़ा जी। आप अरोड़ा जी। नहीं, ठीक है, जो अरोड़ा बात जी। रख रहे हैं मैंने सुन ली है। अरोड़ा जी, सुन लिया प्लीज उनकी बात। बैठो एक बार। नहीं, बैठो। वो टॉलरेट नहीं बैठो होगा, एक वो टॉलरेट नहीं होगा। एक बार नहीं बैठो। होगा टॉलरेट। नो, बैठो नहीं। बैठो एक बार। अरोड़ा नहीं जी। नहीं नहीं, अब हो गया। अरोड़ा जी। ठीक है, आप ठीक है, आपकी सीनियरिटी का लिहाज रखा गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब स्पीकर आपने सर। क्या करना है, आपने बैठना है नहीं बैठना है। स्पीकर सर। स्पीकर सर, इस हाउस में सीट पे जाके आप सीट पे जाइए। अरोड़ा जी, प्लीज सीट बैठो। पे जाइए। एक बार बैठो। आप स्पीकर रहे हुए हैं, सीट पे जाइए। आप बैठिए। सीट पे जाके बैठिए। बेंच अरोड़ा पे खड़े जी, होकर बात अरोड़ा ना जी, बैठो एक करें, बार। मुझे नेम करना अरोड़ा जी, पड़ेगा। एक बार बैठो एक बार। स्पीकर ऐसे नहीं साहब, चलेगा। एक बार बैठिए। बैठो एक बार। एक बार बैठिए। स्पीकर सर। ठीक है, आप स्पीकर सर, आप कुछ मैं भी एक निवेदन आप कर रहा कुछ हूं। भी आप देखिए, कुछ भी क्या कादियान कर साहब। सकते हैं। नहीं कादियान साहब, आप एक बार बैठ। एक बार बैठ। आप या तो सीट पे बैठो बैठिए। एक बार। बैठो अगर एक हाउस में रहना है तो सीट पे बैठिए आप लोग। आप साहब जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। स्पीकर सर। स्पीकर हाउस सर, में बैठना है तो मैं सीट पे एक बैठिए आप निवेदन लोग। कर रहा हूं। हाँ, ठीक है, निवेदन ये वो कि आपका हमारे फैसला है, एक वो साथी आपका ने फैसला है। त्वरित नहीं, वो आपका मुद्दे फैसला है। के ऊपर ठीक है, आज आप अपनी कोई भी एक व्यू बना बात सकते कही। हैं, वो आपका फैसला। आप स्वतंत्र ताज्जुब हो। की बात तो ये हाँ, है। ऐसे नहीं नो, ऐसे अलाउ नहीं करूंगा मैं। हाँ, नहीं, अब इस विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। नो, कोई चर्चा नहीं होगी ना, इस तरीके से नहीं होगा। हाउस में बैठना है तो तरीके से बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं। वो आपकी मर्जी है, ठीक है, इट्स योर डिसीजन। ठीक है, सुनील सागवान, नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा। अब कोई, सुनील सागवान का समय शुरू हो रहा है, अब कोई नहीं बोलेगा। सुनील सागवान, आप बोलिए।
सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने दादरी के अंदर आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की मंजूरी दी। बस ठीक है, अब बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। सर बेदी जी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, सर मेरा समय खत्म हो रहा है। ठीक है मंत्री जी, अब मंत्री जी नहीं यार, इतना भी मत करो। नहीं सर सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, दादरी के अंदर इन्होंने आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की जो घोषणा की है उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर सर एनडीए के जितने भी बच्चे पेपर की तैयारी करेंगे उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, एसएसबी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा इलाका फौजी इलाका है सर, उसके बनने के बाद हमारे इलाके को बहुत सारा फायदा होगा, जिसके अंदर आर्मी के अंदर ऑफिसर्स बेशुमार जाएंगे। स्पीकर महोदय, आपने मेरे को 5 मिनट का समय दिया है, लेकिन मैं 2 मिनट के अंदर ही कंक्लूड करूंगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, और एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं मैं मेरी छोटी बहन श्रुति चौधरी से। हमारी दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी बोंद डिस्ट्रीब्यूटरी है सर, उसके अंदर पानी नहीं आ रहा है सर। बहन जी कह रही थी कि 8 दिन पानी आ रहा है, उसके अंदर पानी मुश्किल से 2 या 3 दिन आ रहा है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाटर वर्क्स भरे जा रहे हैं सर। खेती के लिए कोई पानी का यूज नहीं हो रहा, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा जी। मैं दोनों से हाथ जोड़ के इस सदन के अंदर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे को नहर का पानी दे दिया जाए। और सबसे बड़ी, अब ये साथी चले गए, मेरे फादर इनकी सरकार के अंदर शामिल थे। मेरे फादर एक हमारे कार्यकर्ता की पर्ची लेके गए इसी थानेदार की भर्ती के अंदर, जिस थानेदार की भर्ती के अंदर ये विरोध करके बाहर चले गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई भतीजा हो तो बता, नहीं तो नहीं लगेगा। भाई भतीजा कोई था नहीं सर, कोई एक गरीब कार्यकर्ता था, तो वो सारे भतीजे इनके लगे। वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा लगा हो, चाहे इनकी मैडम का भतीजा लगा हो, चाहे आनंद सिंह दंगी का भतीजा लगा हो, सबके सारे के सारे रिश्तेदार थे सर इनके। अब वो भागे सारे, क्योंकि उनको सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। देखिए सुनील जी सर, किसी का नाम आप ना लें, आप अपनी बात रखें। बस मेरी तो नहीं सर, आप अपनी बात रखें सर। मैं आप अपनी बात रखें। हाँ, मैं विनती करता हूँ सर, जो सदन के अंदर उपस्थित नहीं है, जो सदन का सदस्य नहीं है, कृपया उसका नाम ना लें। मैंने नाम डांगी का लिया है सर, जो सदन के सदस्य हैं। आनंद सिंह डांगी इस सदन के सदस्य नहीं है। मैंने ठीक है, आप जो सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं कोई भी लेगा। सर मैं हाथ जोड़ के मेरी छोटी बहन श्रुति से और मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी और बोंद डिस्ट्रीब्यूटरी और लुहारू कैनाल, इनके अंदर पानी उचित मात्रा में दिया जाए। धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। श्री तेजपाल तंवर। माननीय स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विपक्ष के सभी हमारे और हमारे सारे विधायक और मंत्री आदरणीय यहाँ पे हैं। मैं बजट के ऊपर जीरो अरे बोलता रहा हूँ, बोलना तो दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूरे प्रदेश को तोहफा दिया है, पूरे प्रदेश में जय जयकार हो रही है। आदरणीय ऐसा बजट पेश किया है, सबके लिए सबको समाहित करके बजट पेश किया है। उसमें महिलाओं को कितना बड़ा पुरस्कार इस प्रदेश में दिया है, और काफी हमारी बहनों ने जय जयकार किए। गाँव में पटाखे छूटे हैं, बड़ी जय जयकार हुई है। लोगों ने इस बजट को बहुत सराहा है। और ये लाडो योजना, ये रनिंग लाडो योजना बंद करें सर। देखिए एक मिनट तंवर साहब, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं, ये रनिंग कमेंट्री मंत्री जी मैं सभी को एक बात कह रहा हूं, ये रनिंग कमेंट्री बंद करें। इस तरह से हाउस नहीं चलेगा और मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं। इतना कैजुअल वातावरण बनाने का प्रयास ना करें। जो लोग देख रहे हैं आप लोगों को, और हर मेंबर का आचरण लोग देखते हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, मैं कस्टोडियन हूं।
इससे ज्यादा हम कुछ नहीं है। मेरा पुनः निवेदन है, कृपया सब अपनी सीमाओं के अंदर रहें। तेजपाल तंवर। आदरणीय स्पीकर सर, मेरे हल्का की कुछ मांगे हैं, मैं रखना चाहता हूं। जैसे हमारा एलिवेटेड जो हमारा राजीव चौक से सोहना तक बना, वो थोड़ा सा बीच में रह गया। अगर उसको उठा करके हम जो हमारी इंडस्ट्री IMT सोहना जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पे उसको पहुंचाया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है, वो हमारा ठीक हो जाएगा। एक हमारे यहाँ पे पानी की निकासी की बड़ी बड़ी सोसाइटियां आ गई है, लेकिन उन सोसाइटियों ने सबने धोखा किया। जितने लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए उतना वो उचित नहीं है, तो उसमें भी हमें काम करके वो गंदे पानी की निकासी और पीने के पानी की निकासी भी करनी पड़ेगी। एक हमारा बाईपास सोहना जो बाईपास होकर के रिवाड़ी की तरफ जाता है, वो इतना बुरा हाल है, इतनी भीड़ होती है, एक बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं। तो हमारा एक बाईपास बनना चाहिए। सोहना में हमें 400 बेड का एक हॉस्पिटल दिया है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और कल घोषणा की है कि भाई 4 लेन हम सोहना से रिवाड़ी, पटौदी और धारूहेड़ा रिवाड़ी तक जाएगा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो पीने के पानी की जो दिक्कत है, जो पानी की निकासी की दिक्कत है, आदरणीय स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे पानी की जो समस्या है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो काम है जो हमारे अधूरे रह रहे हैं उनको किया जाए। हरचंदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी जो हमारी थोड़ी अधूरी पड़ी है, अगर उसको चालू कर दें तो हमारे गांव का कुछ गंदा जो नहाने धोने का पानी भी उसमें आ जाएगा और किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा। हमारी यातायात की जो सुविधा है कुछ गांव में, आदरणीय PWD मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हैं, आदरणीय स्पीकर सर, हमारी कुछ सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सड़कों को तुरंत बनाया जाए। हमारे क्षेत्र में काफी विकास हुए हैं, लेकिन सड़कें अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, उनको हम ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत मोटा बजट रखा है, वैसे तो सारी सड़कें पूरे प्रदेश की टनाटन हो जाएगी, सोने की नहीं, पूरे प्रदेश की सड़कें टनाटन हो जाएंगी। तो मैंने तो यही आपसे मेरी अपनी ये कुछ मांगे थी, मैंने आपके पेश किए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री परमवीर सिंह। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले तो ये उठाना चाहता हूँ जी, ये छोटी घटना नहीं थी जो 750 किसान 13 महीने बैठ के वहाँ पूरे हुए। और मैं मांग करता हूँ 13 महीने को जो वेजिटेशन जो चला, किसानों की स्टेट ऑफ माइंड समझनी चाहिए जी। तो जितने भी केस दर्ज हुए किसानों पे, किसान एजिटेशन पिछले 50 संहिता लगने तक विधानसभा की, बड़ा दिल रखते हुए अब ये चलो तीसरी बार सरकार बन गई और इनको बड़ा दिल रखते हुए किसानों पे जितने केस दर्ज हुए हैं, स्टेट ऑफ माइंड समझनी चाहिए किसानों की। 750 बैठे पूरे हुए वहां, छोटी बात नहीं है ये। कौन जिम्मेवार है उन लाइव्स का? तो केस तो कम से कम वापस लेने चाहिए सरकार को। दूसरी बात ये है भी किस कानून से वो रोके जा रहे हैं भी अपने देश की राजधानी में जाके आवाज नहीं उठा सकते जी? क्या कानून है सभी? देश की राजधानी में क्या खतरा हो गया है भी किसान वहां अपनी आवाज ना उठा सकेंगे देश की राजधानी जाके? और एक बात ये है जी, ये जो MSP की बारे की गवर्नमेंट कह रही है जी, MSP शेलर ओनर्स ने जितनी जीरी परचेज की आप पता करवा लो, फार्मर से पता करवा लो कि वो शेलर ओनर ने MSP दी कि नहीं दी। सरकार सुनिश्चित करे, ये नहीं है भी सरकारी खरीद तो मिल जाएगी MSP, पर शेलर ओनर भी MSP दे, ये सुनिश्चित करे सरकार। नहीं मिली जी फार्मर को, शेलर ओनर से नहीं MSP पे खरीद हुई। और हमें कुछ राहत देनी चाहिए किसान की लागत कम करने के लिए। जो डीजल पे वैट है वो हमारा पंजाब से ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा है, मैं से तो पंजाब से तो कम रखना चाहिए हमें। तो एक तो ये जरूरी है जी। इसके अलावा खाल जो है किसानों के, वो जो बनने वाले हैं वो बनने चाहिए, जो रिपेयर होना मांगते हैं वो होने चाहिए जी।
तो ये बड़ा जरूरी है। मैं कंपनसेशन के बारे में बताना चाहता हूं। मैं जाखल ब्लॉक में अब हमारे 23 में पानी आया जी, फ्लड आया, तो वहां आप पता करवा लो, कई महीने कई मंथ्स किसानों को बैठना पड़ा धरने पे कंपनसेशन लेने के लिए। आप ये टाइम ही पता करवा लो, 23 को फ्लड आने के बाद कितने महीने किसान भाई जाखल धरने पे बैठे, तब जाके वो कंपनसेशन मिली। तो ये लिप सर्विस तो बड़ी आराम से हो जाती है, पर एक्चुअल में आप पता करवा लो। तो इस तरह की दूसरी बात ये है भाई, बीपीएल कार्ड जो अब इलेक्शन के मौके लोग बनवा दिए सरकार ने, तो जिनको पात्र समझा तो ही बने, पात्र समझे तो ही बने। अब वो नहीं कटने चाहिए, एक भी नहीं कटना चाहिए किसी गरीब का। और घग्गर बेल्ट में हमारे एक समस्या बड़ी भारी है, लोगों की जान बचानी है स्पीकर साहब। तो जितने गांव पड़ते हैं घग्गर बेल्ट में, वहां पीने का पानी कनाल बेस्ड कनाल वाटर सुनिश्चित करें, अगर लोगों को हमने कैंसर से और हेपेटाइटिस सी से बचाना है। ये बहुत जरूरी है जी, घग्गर बेल्ट में वहां ये सुनिश्चित करें। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये क्राइम अगेंस्ट वीमेन में लॉ अगेंस्ट रेप और सख्त करना चाहिए। इसमें जैसे कलकत्ता में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिली, कलकत्ता डॉक्टर का रेप एंड मर्डर में इतना बड़ा केस हुआ कलकत्ता। तो बताओ, ऐसे हेनस क्राइम में जहां रेप के साथ मर्डर हो जाता है, वहां कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, दूसरी होनी नहीं चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, वहां कैपिटल ही होनी चाहिए सिर्फ, अगर ये रोकने हैं तो। क्योंकि आपने ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात में बिल्किस बानो केस में देखा आपने, रेपिस्ट को, मर्डर और रेप करने वालों को माफी दे दी स्टेट गवर्नमेंट ने। श्री योगेंद्र सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके बाकी सुझाव लिखित में दे दीजिए। योगेंद्र राणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 0 आवर्स में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार वो पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में जो समान विकास करा रहे हैं, उनके लिए भी मैं पूरे हरियाणा की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020 में पूरे विश्व में, पूरे देश में और पूरे हरियाणा में भी जिस प्रकार से कोरोना महामारी आई थी, उसकी वजह से हमारे देश में और प्रदेश में विकास की गति कुछ कम हुई थी। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार आने वाले 5 वर्षों में 3 गुना गति से काम करेगी। और इसी के मद्देनजर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं असंध विधानसभा से आता हूं। असंध विधानसभा में भी पिछले 10 वर्षों में बहुत से काम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम हैं जिनकी अभी और आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि असंध की जो भौगोलिक स्थिति है वो करनाल से भी 45 किलोमीटर और पानीपत से भी 45 किलोमीटर और जींद और कैथल से भी 45 किलोमीटर है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी जिले बने तो उसमें असंध को प्राथमिकता के हिसाब से जिला बनाने का एक मेरा और जनता का काफी पुराने समय से ये लंबित मांग है, इसको पूरा किया जाए। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से असंध करनाल से 45 किलोमीटर है और असंध से जींद रोड जो 152D और दिल्ली से जो कटरा हाईवे है वो भी असंध के पास से गुजरता है, उसकी वजह से करनाल और जींद जाने वाले जो वाहन हैं भारी मात्रा में जाते हैं।
तो उसकी वजह से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो करनाल असंध सड़क है उसको 4 लेन किया जाए, जिससे आने वाले वाहनों को राहत मिल सके। और ऐसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोहंड से लेकर एक असंध की एक सड़क है, वो गुड़ा के अंदर एक बोटलिंग प्लांट है और ददलाना के अंदर एक रिफाइनरी है। आपकी विधानसभा भी माननीय मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष जी उसी में आता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी उसमें जरूर सहमत होंगे, क्योंकि इस बारे में 2-4 बार मेरी आपसे भी बात हुई है। यदि उसको भी 4 लेन किया जाए तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बड़े वाहन, चाहे वो तेल के हों चाहे वो गैस के सिलेंडर हो, पूरे हरियाणा में सप्लाई होते हैं, तो मेरा निवेदन उसको भी किया जाए। और एक सालवन गांव पड़ता है, उसका बाईपास बने तो जाम की स्थिति में भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि असंध में जिस प्रकार से 45 किलोमीटर है बड़े शहरों से, ट्रॉमा सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर ना होने की वजह से कई बार जो एक्सीडेंटल केस होते हैं या सीरियस मरीज होते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और एक वहां पर 100 बेड का हॉस्पिटल, एक जो हमारे एसीएस हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ हैं, उनके पास एक लंबित है। मेरा अनुरोध है कि उसको भी जल्दी से जल्दी उस काम को करवाया जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि युवाओं के लिए एक दादूपुर के अंदर शूटिंग रेंज की फिजिबिलिटी सारी पूरी हो चुकी है। यदि वहां बने तो निश्चित रूप से वहां के युवाओं को जिस प्रकार से हमारा प्रदेश खिलाड़ियों का प्रदेश है, उनको और आगे जाने का मौका मिलेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, असंध के अंदर एक सब डिवीजन राज्य परिवहन विभाग का जो 2017 से उसके मंजूर हुआ है, उसमें भी अभी वो शुरू नहीं हुआ, तो मेरा अनुरोध आपके माध्यम से वो भी शुरू किया जाए। एक मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि असंध के अंदर एक HSVP का सेक्टर बनाया जाए और ऐसे ही एक औद्योगिक क्षेत्र असंध में जरूरत है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 152D की वजह से वहां यदि कोई लॉजिस्टिक हब या कोई औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, निश्चित रूप से वहां के लोगों को, किसानों को और सबको बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसे ही महिलाओं के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, वहां पे कोई ऐसा एक ट्रेनिंग सेंटर बने जिससे वहां की हमारी बहनों को कहीं आगे बढ़ने में कोई ना कोई उनको मदद मिले। और ऐसे ही वहां एक शुगर मिल है माननीय अध्यक्ष महोदय, शुगर मिल एक प्राइवेट कंपनी ग्लोबल को दिया गया है। मेरी और मांगे रहती है माननीय अध्यक्ष जी, लिख के दे। ठीक है, धन्यवाद। श्री राजेश जो अध्यक्ष महोदय जी नमस्कार। कई दिनों से बजट पर बहुत ही अच्छी चर्चा सुनने के बाद मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को, स्पेशली हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को, हरियाणा प्रदेश की आम जनता 36 बिरादरी के लिए बिना किसी भेदभाव से अनेकों अच्छी योजनाएं लागू करने के लिए आज तक का सबसे बेहतर और ज्यादा अमाउंट वाला 2,05,000 करोड़ वाला बजट पेश करने के लिए, जिस बजट की आज पूरे हरियाणा में आम जनता पूरी तरह से प्रशंसा कर रही है, अनेकों अच्छी योजनाएं लागू करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, एक महिला को डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख का बिना ब्याज के पूंजी देना और प्रति व्यक्ति आय पिछले 10 सालों में डबल से भी ज्यादा होना हमारे हरियाणा का विकास दर्शाता है। और साथ ही मैं अपनी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने अभी नगर निगम, नगर परिषद और पालिकाओं में पूरे हरियाणा के बाकी सभी दलों को पछाड़ते हुए आपने जो परचम लहराया है, उसके लिए भी मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी को, हमारी हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आप यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में ऐसे ही सालों साल तक आम आदमी को उसका हक दिलाते रहेंगे और हरियाणा समेत पूरे भारतवर्ष पर लंबे समय तक आप सेवा करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप हमारे हलके के कुछ बहुत ही जरूरी काम हैं
उनको कृपा करके इसी बजट में पास करने की अनुमति दें। स्कूल हमारा शहर बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बाहर से श्रमिक व गरीब परिवारों के विद्यार्थी की संख्या ज्यादा हो गई है। सरकारी स्कूल कम होने के कारण विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में सभी बच्चों को दाखिले नहीं मिल पा रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजना पड़ता है। मेरी आपसे विनती है कि 2 नए स्कूल बनाए जाएं, पर उनके लिए अभी जमीन की दिक्कत आ रही है, तो फिलहाल मौजूदा स्कूलों को 2 शिफ्ट में किया जाए। अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि हमारा शहर बहादुरगढ़ दिल्ली से सटा हुआ और खरखोदा मारुति प्लांट के नजदीक होने के कारण हैवी ट्रैफिक से जूझ रहा है, जिसके कारण हमेशा जाम बना रहता है। जिसके लिए मेरी आपसे विनती है कि बहादुरगढ़ के उत्तरी बाईपास को मंजूरी दी जाए, जो टीकरी बॉर्डर के टीकरी गांव से शुरू होकर निजामपुर, बामडोली, बराई, आसोदा से होते हुए NH-10 केएमपी के आसपास जोड़ा जाए, जिससे बहादुरगढ़ हल्के का विकास और खरखोदा मारुति प्लांट को यातायात सुविधा मिल सके। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारी बहन आरती सिंह राव से कहना चाहता हूं कि हमारे शहर की जनसंख्या को देखते हुए हमारे सिविल हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ना के बराबर हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो हॉस्पिटल में ICU की सुविधा शुरू हो जाए और ऑपरेशन OT शुरू हो जाए। साथ में एक CT स्कैन की बहुत ही जरूरत है। जो बहादुरगढ़ शहर से NH-10 और KMP भी साथ में लगते हुए एक्सीडेंट केस बहुत आते हैं, जो CT स्कैन के बगैर कोई भी एक्सीडेंट केस का डॉक्टर्स डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दूसरा, हमारे शहर बहादुरगढ़ में 3 जगह ऐसी हैं जहां रेलवे फाटक के कारण हमेशा जाम लगा रहता है और कई बड़े हादसे भी हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन पर ओवरब्रिज बनाने की कृपा करें। शहर में अध्यक्ष जी, लॉन्च बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर गपशप कर हमारे शहर में सीवर की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। या तो हमारे लिए एक सुपर सक्सर मशीन नहीं दी जाए, या फिर किराए पर मशीन मंगवाकर सभी सीवरों को अच्छे से साफ करवाने की अनुमति दी जाए। जम्मू कटरा हाईवे KMP की जो क्रॉसिंग है, उसकी हमारे हल्के के गांव नीलोठी से कनेक्टिविटी करवाई जाए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गांव में, हमारे हल्के के गांव मांडोठी में, जहां बहुत बड़ा खिलाड़ियों का गांव है, वहां एक भी स्टेडियम नहीं है। अध्यक्ष जी, उस गांव में हर तरह के बाकी लिख के दे दीजिए। श्री बलराम दांगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे को 0 आवर में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार को मेरे हल्के की कुछ एक डिमांड है, जो काम अधूरे पड़े उनके लिए मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले 7 अक्टूबर 2012 में हमारे एक साई सेंटर महम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और खेल मंत्री अजय माकन जी, उस टाइम के स्थानीय विधायक आनंद सिंह डांगी जी ने उसकी आधारशिला रखी थी और उसको 2014 के अंत तक वो पूरा हो गया था। लेकिन आज तक वो किसी भी प्राधिकरण को हैंडओवर नहीं किया गया है। वो आज सिर्फ और सिर्फ एक नशे का अड्डा बन गया है। वहां पे जाकर इतना बुरा हाल है उस बिल्डिंग का, करोड़ों करोड़ों रुपए की जो वो बिल्डिंग थी वो आज जर्जर होने लग रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि महम में उस सेंटर को अपने साई को देकर उसके लिए उसमें सारे कोचिज वगैरह और सारा उनका वो करें, ताकि हमारे इलाके के कई डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान साथी हैं जो मेहनत करते हैं खेलों में, उनके लिए उनको फायदा उसके बाद हमारा मैम का जो हॉस्पिटल है उसका इतना बुरा हाल है। मैंने पहले भी सदन में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफर के लिए वो रह गया। मेडिकल हमारा जो अस्पताल है वहां से सिर्फ PGI को रेफर जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग भी करता हूं कि वो उस बिल्डिंग को अच्छी तरह से बनवाया जाए, नई बिल्डिंग बनवाई जाए और वहां पर सारे डॉक्टर्स को बिठाया जाए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ
उपकरण के नाम पर एक एक्सरे मशीन है और वो भी कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो उसको भी ठीक कराकर और भी सारे टेस्ट वगैरह सारे वहां पर वो करवाए जाए। और मांग करता हूं कि 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा वो बनवाया जाए, जिससे वहां का एक हमारे आसपास के कई गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जो आसपास वहां पे रहते हैं, वहां पे उनको आकर उसका फायदा मिले। और उसके बाद हमारे बहु अकबरपुर गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है, उसमें कोई भी हेल्थ सेंटर नहीं है। तो मेरी सरकार से ये मांग आपके माध्यम से स्पीकर साहब कि उसमें एक पीएचसी की स्थापना की जाए। 20-22 हजार आबादी का वो गांव है, तो ये भी मैं निवेदन करता हूं आप वहां पर ज्यादा जल्दी से जल्दी वहां पर एक पीएचसी की स्थापना की जाए। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से और हमारी बहन श्रुति चौधरी जी से, जो इरिगेशन मंत्री हैं। हमारी भिवानी सब ब्रांच है, जिसमें पहले पानी 2 हफ्ते पानी आता था 2014 तक, उसके बाद उसमें 45 दिन के बाद कभी 3 दिन पानी आता है, कभी 4 दिन आ जाता है, पूरा हफ्ता कभी नहीं चलती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है उसको पूरे 2 हफ्ते पानी चलाया जाए। और उसके बाद उसमें एक दादरी ब्रांच है और एक हमारी भिवानी ब्रांच है। वो दादरी ब्रांच में ही पानी ज्यादा छोड़ा जाता है, तो जो भी पानी आए वो बराबर समान हमारे भिवानी उसमें भी वो पानी छोड़ा जाए, ताकि वहां के सभी जो और किसान है हमारे हल्के के, कई गांव है, बड़म्बा गांव है, सीसर गांव है, किशनगढ़ गांव है, इन गांवों का भी फायदा हो। उसके बाद मेरे में बस अड्डा जो हमारा बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, उसको भी नया बनाने का काम किया जाए। और अब आप देखोगे आने वाला जो रेनी सीजन है उसमें इतना बुरा हाल हो जाता है उसका जी, पानी भर जाता है उसके अंदर, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, छत उसकी टूट चुकी है। तो उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा वो जल्दी से जल्दी उसका काम करवाया जाए। और एक सबसे बुरा हाल हमारे मेरे लाखन माजरा गांव में है, उसका जो ये अपना गोहाना से भिवानी स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे है सर, उसका पिछले 7-8 साल से इतना बुरा हाल है, लोगों के घरों में एक आंगल धूल जम जाती है जी, वहां पर लोग, इतना बुरा हाल है, पशुओं के लिए बहुत बुरा हाल। तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से वो जल्दी से जल्दी उसको बनवाया जाए, ताकि लोगों को फायदा उसके बाद खरक से गुगा एडी का रोड भी कई सालों से टूटा हुआ है, उसको भी बनवाया जाए साहब। और हमारे जो सीसर गांव का है, भिवानी रोड से जो बड़म्बा को रास्ता जाता है, उसका जी इतना बुरा हाल है, वो है तो मार्केटिंग बोर्ड के उसमें, लेकिन वो कई सालों से इतना बुरा हाल है, उसको दोबारा बनवाया जाए। उसमें बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती है, बरसात के टाइम में बहुत बुरा हाल हो जाता है। श्री राम कुमार गौतम, बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय दिया और उम्मीद करता हूं घंटी जल्दी नहीं बजाएंगे। अध्यक्ष महोदय, समय से पहले नहीं बजाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी तो जो रह गई थी मेरे हल्के की डिमांड थी वो पहले रखता हूं। एक तो रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए सफीदों से हाट रोड पे, आधा घंटे तक फाटक बंद रहता है, क्योंकि वहां एफसीआई का गोडाउन है, तो वो माल ले जाने वाली उतारने वाली वहां खराबी वो की वजह से बहुत परेशानी होती। मंडी के बिल्कुल साथ है। और एक रजाना कला में पीएचसी बनी हुई है लेकिन बिल्डिंग नहीं है। एक ऐचरा कला में पीएचसी बनाई जाए नहीं, और एक वेटरनरी हॉस्पिटल सिवाना माल में कोई बिल्डिंग नहीं है, वेटरनरी हॉस्पिटल है। तो ये हल्के की पहले कुछ मांगे मैंने रखी थी, वो आपको लिख के दी थी जो बोल नहीं पाया था। उसके अलावा मैं कुछ जनहित के मुद्दे रखना चाहता हूं। एक तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है एडिड प्राइवेट कॉलेजेस में सरकार सारा खर्च खुद उठाती है, लेकिन पीएचडी नेट पास किए हुए एमफिल बच्चे, उनको सिर्फ 18 हजार रुपए दिए जाते, वो भी 8-9 महीने के लिए, 3 महीने कुछ नहीं मिलता, और कटा के उनको 15,500 रुपए मिलते। उनको
दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह दिल्ली में एडिड कॉलेज को मिलते हैं 57,700 रुपए दिए जाएं। ये मेरा आग्रह है सरकार से। और अभी एक हाई कोर्ट का फैसला आया था 23/5 तारीख को, एक इंटरिम ऑर्डर आया था कि प्रमोशन जितनी रुकी हुई है सब हर डिपार्टमेंट में वो प्रमोशन फटाफट की जाए और जो SC A और B कैटेगरी के लिए 20% रिजर्वेशन है वो खाली छोड़ दें। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आए तब तक वो बाकी प्रमोशन की जाए। लेकिन मेरा कहना है, इसमें एक और ऐड करता हूं मैं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्पीडी एक इसका फैसला हो, जल्दी से जल्दी रोज की रोज उनमें बहस हो, ताकि किसी को ये भी गिला ना रहे SC वाले भाइयों को कि हमारी तो खाली छूट गई, हमारी नहीं भरी गई। इसलिए मैं चाहता हूं वो रोजाना फाइनल डिसीजन के लिए बहस हो। उसके अलावा एक हमारे जिले का से कनेक्टेड और जींद जिले से कनेक्टेड, कैथल से कनेक्टेड एक रोड है जींद से कैथल की, वो आज भी 7 मीटर की रोड है, वो 10 मीटर की कम से कम की जाए, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। हिसार की का तो शुद्ध ले लिया था खट्टर सरकार जब आई, हिसार से चंडीगढ़ की रोड तो हाईवे बन गई थी, लेकिन ये वैसे की वैसे पड़ी है, तो इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। एक ये EWS की जो एज है इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाए, वो अनेक स्टेट्स में दी हुई है, हरियाणा में सिर्फ पुलिस को दी हुई है, हर डिपार्टमेंट में ये रिलैक्सेशन दी जाए। और यूनिवर्सिटी लेक्चरर को वो तो ठीक मिल रहा है जो कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनकी जॉब सिक्योरिटी की जाए। और इस वक्त नकली दवाई, नकली मावा, नकली दूध, नकली बीज और नकली वो उनकी दवाइयां, इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे देश की नस्ल कमजोर हो रही है। आप देखिए किसी मिठाई की दुकान पर चली जाए, आप कितना ही किसी से भाव तय कर लो दूध का, लेकिन 75 रुपए 80 रुपए देते, वो भी फिर भी नकली दे के जाता है, पानी मिला के दे के जाता है। और दवाइयां आप कहीं किसी दुकान से खरीद लो, आधे से ज्यादा दवाइयां नकली हैं। इनके लिए सजाए मौत भी कम है, सजाए मौत अगर हो तो और भी अच्छा है, इससे बहुत सुधार हो जाएगा। और किसान तबाह हो जाता है, फसल बोली उसके बाद वो नकली बीज था, वो बेचारा परेशान हो गया, और कोई बीमारी लगी तो नकली दवाई, ये बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान दिया जाए। किसान के लिए, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान के लिए जो सरकार कर सकती है ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि इसी के किसान का बेटा ही श्री जरनैल सिंह अध्यक्ष महोदय बाकी लिख के ले जाना। कोई नहीं, आप लिखित में दे देना, बाद में भी मौका मिलेगा आपको बोलने का। जरनैल सिंह जी। स्पीकर सर, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से मेरे रतिया हलके की कुछ मांगों का ध्यान जो है सरकार का ध्यान मांगों की तरफ जो है दिखाना चाहता हूं। सर, रतिया शहर से संजय गांधी चौक से लेकर के गांव चिम्मो तक जो रोड है बहुत ही इसकी खस्ता हालत है। हाँ, सड़क का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और ये फतेहाबाद, रतिया, वाया टोहाना और चंडीगढ़ को सड़क के बारे में बोल रहे हैं, रोडों के बारे में नहीं बोल रहे, सड़क के बारे में बोल रहे हैं। चलो सड़क समझ लो जी, कोई सड़क ही है। जे रोड फतेहाबाद, रतिया, टोहाना से होती हुई चंडीगढ़ जो है रोड जाती है, सड़क जाती है।
और ये स्टेट हाईवे भी है, इसलिए इसको जो है रोड सड़क को ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है इसको बनाना चाहिए। इस सड़क को रोड को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। कोई बात नहीं सर मंत्री जी, तो ज्यादा जल्दी से जल्दी इस रोड को जो है बनाना चाहिए। दूसरी मेरी हल्के की समस्या है 2023 के फ्लड के कारण मेरा इलाका लगभग जो है सारा फ्लड के कारण बहुत ज्यादा फ्लड जिड़ा पानी का बहाव था। नहरी खाड़े जो हैं लगभग खत्म हो चुके हैं और सरकार की ये कंडीशन है कि 20 साल तक जो है नहरी खाड़े 20 साल के बाद जो है बनाए जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन नॉर्म्स को छोड़ करके रतिया हलके के सभी नहरी खाड़े जो है जल्द से जल्द बनवाए जाएं ताकि हर किसान को जो है पानी लगाने के लिए, अपनी सिंचाई करने के लिए जो है सुविधा हो और इसके अंदर पाइपलाइन जो है बिछाई जाए। तीसरी समस्या है स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रतिया शहर में कोई भी पार्किंग नहीं है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक घंटों घंटों तक जो है जाम रहता है। पुराना पशु अस्पताल जो हमारे शहर के अंदर था उसके लिए जगह नगर पालिका ने बाहर दे दी थी और पशु अस्पताल वहां बन चुका है और वो जगह पार्किंग के लिए ही छोड़ी गई। इसलिए वहां पे एक मॉडर्न अच्छी डबल स्टोरी की जो है पार्किंग की सुविधा रतिया शहर को दी जाए ताकि लोगों को जो है इस जाम से अपने साधन खड़े करने का जो है सुविधा मिले। चौथी मांग है 2012 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री थे उस समय, रतिया को अनाज मंडी का तोहफा दिया था। जमीन भी रिक्वायर हो गई, सैंक्शन 9 भी लग गया है और सैंक्शन 9 के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई क्योंकि शहर में अनाज मंडी बिल्कुल शहर के बीचों बीच आती है। बड़े बड़े ट्राले, बड़े बड़े साधन जो है ट्रैफिक जाम करते हैं और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जी रतिया को जो नतवान के अंदर बढ़नी है उसका जो अधूरा काम है उसको पूरा करके जल्द से जल्द रतिया को अनाज मंडी दी जाए। स्पीकर साहब धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं एक बहुत ही विशेष इशू की तरफ ध्यान दिलवाना चाहूंगा सरकार का कि आउटसोर्स में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको नियमानुसार 7 तारीख को अपनी लेबर को पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग 7 तारीख को पेमेंट ना करके जब विभाग द्वारा इनको पेमेंट दी जाती है उसके बाद ये पेमेंट करते हैं और जो एक तरह से शोषण है, जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, इनका शोषण कर रहे हैं और ये गलत प्रक्रिया अपनाए बैठे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं और कंप्लायंस यूनिट में हैं और हमारी इंटरनेशनल कंप्लायंस होती है
जिसको हमें पूरा करना पड़ता है, जिसके बिना हम बिजनेस नहीं कर पाते। हमें 7 तारीख को अपने श्रमिक को, कर्मचारी को पेमेंट करनी होती है और उसके ईएसआई और पीएफ की जो स्लिप्स है वो भी सबमिट करनी पड़ती हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से पेमेंट लेके, डिपार्टमेंट से पेमेंट लेके ये कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करते हैं। मेरा आग्रह सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये 7 तारीख को हर हालत में पेमेंट करें। सरकार से किसी कारण से उनके नाकामयाब होने की वजह से जो कर्मचारी हैं वो क्यों भुगते हैं? अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, श्रमिक हैं, इनको पेमेंट टाइम पे होने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उनकी ईएसआई और पीएफ की स्लिप वो डिपार्टमेंट को अपने बिल के साथ सबमिट करें और उसके बाद ही जो डिपार्टमेंट है उस कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करे। नहीं तो अब तक क्या हो रहा है, मैंने पिछले दिनों ये विषय देखा कि पानीपत के अंदर जो सफाई के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे थे और काम भी नहीं कर रहे थे। जब काम नहीं कर रहे तो मैंने डिपार्टमेंट से, कॉर्पोरेशन से कहा कि उनकी पेमेंट रुकवा दी। जब पेमेंट रुकवाई तो अगले दिन उन्होंने जितने सफाई कर्मचारी थे, बच्चों में छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में मेरे ऑफिस में लाके बिठा दिए। हमें मजबूरन उन बच्चों का भी ख्याल रखना है, कर्मचारियों और श्रमिकों का ध्यान रखना है। हमने उनकी पेमेंट कराई तो ठेकेदार नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि इन लोगों को 7 तारीख तक अपने श्रमिकों की पेमेंट करनी जरूरी हो और वो उसके बाद अपनी ईएसआई और पीएफ की सबमिट करें स्लिप, तभी डिपार्टमेंट उनको पेमेंट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती गीता बुक्कल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 0 आवर पर बोलने का समय दिया। सबसे पहले मैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत बार प्रयास किया हल्के की मांगों को अच्छे से उठाने का, स्टैट क्वेश्चन के माध्यम से, अनस्टैट क्वेश्चन के माध्यम से, गवर्नर साहब के एड्रेस पर, बजट पर, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ। झज्जर जो हमारा एनसीआर रीजन का हिस्सा है वहां पर काफी बदहाल स्थिति है। झज्जर शहर की विशेष तौर से ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क को लेकर मैंने बहुत बार प्रश्न लगाए, फोटो दिखाई, कहा गया कि टेंडर हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। पंडित श्रीराम पार्क की अगर मैं बात करूं, वो पार्क जो है हमारा डेमोलिश कर दिया गया। उस पर लोगों ने, नेताओं ने, कुछ लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए। बार बार मुद्दा उठाने के बाद भी उसकी बदहाल स्थिति आज भी पड़ी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी मातूराम पार्क हमारा बहुत बदहाल स्थिति में है। जो बनाया गया, लोग जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, अब लोगों ने जाना बंद कर दिया क्योंकि उस पर भी बार बार सदन में ये कहा गया कि हमने टेंडर कर दिए हैं, हम काम कर देंगे। तो और उसके अलावा राव मंगलीराम पार्क, वो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से है, हमें कहा गया उसके सुधार का कार्य हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस 0 आवर में खासतौर से जानना चाहती हूं, द अश्योरेंस गिवन बाय द मिनिस्टर्स, द अश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है क्या? आज तक हमारे ये मामले सारे के सारे जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। शहर में कूड़े के ढेर लगातार हैं। सेक्टर हमारा 6 है और 9 है झज्जर में, उसमें सारी की सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पर सड़क से लेकर हमारा सीनियर सिटीजन क्लब, म्यूटेशन का मैंने कई बार प्रश्न लगाया, आश्वासन मिलने के बाद भी उस पर है किसी भी प्रकार का कोई कार्य वहां पर हो नहीं पाया। हमारा झज्जर जो जिला है वहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ झज्जर शहर में बागजारा स्टेडियम था, उसका नाम बदलकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम से कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन इतनी बद से बदतर हालात वहां पर हैं कि बच्चे वहां पर जो हमारा जिम का सामान है या जो बॉक्सिंग करते हैं वो हमारा हॉल पूरा गिरने वाला है। उसके बारे में हमने बार बार बात करने का काम किया। पहले वहां पर 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते थे, सुधार करने की बजाय उसको नए बस अड्डे की साइड वहां पर करने का जो काम किया है। झज्जर शहर के अंदर हमारा पुराना बस स्टैंड जो बदहाल से बदतर स्थिति में, अनवांटेड टाइप के लोग वहां घूमते रहते हैं, इतनी बार हमने प्रश्न लगाया, कुछ नहीं हुआ। हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हमारा नया बस अड्डा बना, जो शिफ्ट हो गया, सरकार ने आती है उसका उद्घाटन कर दिया, वो भी बदहाल स्थिति में पड़ा है। हमने बार बार मांग की लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की जब बात कही गई तो ये कहा गया कि उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। आज तक जो है उसके कैमरा वहां पर लगे नहीं है। एक हम ये जरूर मांग करना चाहते हैं, हमारा स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट प्रारंभ, उसका भी नाम बदलकर सियासतें कर दिया, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। 8, 9, 10 बार तो मेरे प्रश्न लगे और उसमें जवाब आए। अध्यक्ष महोदय, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी को इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स को लेने की बात कही जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सब डिवीजन मातनहेल की मांग कही है, आश्वासन मिला है, उम्मीद करेंगे पूरी होगी। सैनिक स्कूल मातनहेल को लेकर 301 एकड़ जमीन हमारे गांव की तरफ से, रुड़ियावास की तरफ से दी गई थी। कोई कार्रवाई नहीं, कोरा आश्वासन, मुख्यमंत्री जी की घोषणा, लेकिन आज तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ। स्टेडियम को लेकर प्रश्न लगा था, हमारे गांव कबलाना, बिरधाना, भिरड़ है, खेड़ी हुजारपुर, जमालपुर, कहा गया कि जून 24 तक उसमें कार्य कर दिया जाएगा और उसके बाद अब जवाब आया कि उसके एस्टीमेट की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की अगर मैं बात करूं, झज्जर हमारा एनसीआर है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हैवी ट्रक ट्रॉला चलते हैं। झज्जर से लेकर बहादुरगढ़ सड़क की जो दुर्गति है, बुरी हालत है, लगातार एक्सीडेंट बन रहे हैं, लेकिन कुछ सेहत पर जो है इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें हमारा मातनहेल सालावास जो भिरड़ होता हुआ कोसली तक का रोड है, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमारे शहीद हो गए। हमें इतनी शर्म आ रही थी कि क्या विधायक है, एक रोड जिसके लिए यहाँ पर मेरे पास सीएम अनाउंसमेंट में, डिप्टी सीएम अनाउंसमेंट में, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अनाउंसमेंट में आया कि इसको बना दिया जाएगा, आज तक उस पर पैचवर्क नहीं किया। एनटीपीसी प्लांट की वजह से हमारा गोरिया, खानपुर, खोरड़ा सारा का सारा पानी भरा रहता है, खेतों में, घरों में, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, लेकिन उस पर बार बार कहा है कि उसको काम कंप्लीट कर देंगे। कब कंप्लीट कर दिया जाएगा? बार बार लोग जो है वहां से पलायन करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा लडायन का क्षेत्र, अकेडी मदनपुर का क्षेत्र, वहां पर बिजली घर में पानी चला जाता है, घरों में पानी घुसा हुआ है, लेकिन उसके बाद नहीं। अंत में केवल एक बात कहना चाहूंगी, हाई टेंशन वायर का लेकर जो मामला आया, हमारे किसान लगातार धरना प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, उनके वहां से ट्यूबवेल उखाड़े जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। सरकार प्रयास करे, सरकार पूरी तरह से प्रयास करे, वो जो किसान हाई टेंशन लिख के दे, लिख के दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करनाल से आता हूं, जो 10 वर्ष सीएम सिटी रही, और आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी का और भी धन्यवाद, जिन्होंने आज भी करनाल को अपना दिल कहा है। बहुत से विकास कार्य हुए हैं, लेकिन परिवर्तन और समय के अनुसार कई कार्य अभी पेंडिंग हैं। मैं आपके माध्यम से अपनी छोटी बहन माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी यहाँ पर बैठी हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला नागरिक अस्पताल जिस बिल्डिंग में स्थापित है, वह बिल्डिंग कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित हो चुकी है। करनाल जिला की आबादी, एरिया व मरीजों की संख्या को देखते हुए यह बिल्डिंग बहुत छोटी है। सरकार द्वारा सेक्टर 32 करनाल में जिला नागरिक अस्पताल करनाल की बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में सेक्टर 32 करनाल में उक्त बिल्डिंग का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें। साथ ही जिला नागरिक अस्पताल में एम्बुलेंस की कमियों को देखते हुए एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाने पर विचार किया जाए। करनाल एयरपोर्ट के नवीनीकरण का निर्माणाधीन कार्य अभी तक लंबित है, क्योंकि जगह काफी एक्वायर कर ली गई है। साथ ही रनवे एक्सटेंशन का कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आपके माध्यम से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को भी शीघ्र अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें, ताकि आम जनता को करनाल एयरपोर्ट की सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करनाल शहर चंडीगढ़ दिल्ली के बीचों बीच नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य का भी शुभारंभ शीघ्र करने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करनाल शहर की 26 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए संबंधित प्रस्ताव नगर निगम करनाल द्वारा DULB को भेज दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कॉलोनियों को भी नियमित करवाने का जल्दी से जल्दी कष्ट करें, ताकि कॉलोनी वासियों को सरकार द्वारा दी जा रही सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शहर के सौंदर्यीकरण एवं सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए GT रोड से नगला चौक, जो आपका भी निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है, मेरठ रोड पर सरकार द्वारा स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान किया गया है। अभी तक वहां स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य शीघ्र करवाने का कष्ट करें। साथ ही सेक्टर 6 चौक पर हैवी ट्रैफिक होने के कारण फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसका निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र करवाने पर विचार किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो करनाल की सबसे ज्वलंत समस्या है
उसके बारे में आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान कराना चाहूंगा। करनाल में स्थित IDTRI जो कि सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, इसके अधिकारों को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए, क्योंकि यह करनाल की जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में इतनी दिक्कत आती है कि रोज कोई ना कोई झगड़ा, रोज कोई ना कोई मीडिया में इसकी खबर रहती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर सेक्टर 6 से मेरठ चौक के बीच में फ्लाईओवर पर दोनों तरफ एंट्री और एग्जिट का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि करनाल के सेक्टर 12 में मिनी सचिवालय में जिला कोर्ट, निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक बस स्टैंड एवं शहर के बीचों बन रहे सिंगल पिलर फ्लाईओवर निर्माण के कारण सेक्टर 6, सेक्टर 12 फ्लाईओवर के नीचे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे उपरोक्त एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने से काम किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु पर अवश्य गौर करें। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि करनाल, क्योंकि पुराने शहर के अंदर ऑटो मार्केट और स्कूटर मार्केट शिफ्ट करने और क्लॉथ मार्केट शिफ्ट करने का प्रावधान प्रोसेस में है, लेकिन उसमें बहुत देरी हो रही है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और इसको जल्दी करवाने का काम करे। आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार पहचान पत्र में लाभार्थियों के लिए इनकम 1,80,000 रुपए की गई है, जिसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही जिन गरीब परिवारों द्वारा किसी कारणवश ITR भरी गई थी, उनको राहत प्रदान करते उनको लाभ भी जांच उपरांत शुरू किया जाए। आपके माध्यम से करनाल शहर में एक फायर स्टेशन सेक्टर 4 में व एक फायर स्टेशन जुंडला गेट में कार्यरत है। सेक्टर 4 व जुंडला गेट से बाजार में भीड़ वाले वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण सेक्टर 12 कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व लाइन पार्क एरिया में किसी भी आगजनी की घटना पर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। करनाल शहर की आबादी 3.5 लाख है। नियम अनुसार 60,000 या 4-5 किलोमीटर रेडियस के एरिया के सब एक फायर स्टेशन होना अति आवश्यक है। इसके लिए जनहित के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि करनाल में एक लाइन पार एरिया कैथल रोड या काचवा रोड पर एक 32-33 में एक फायर स्टेशन नया स्थापित किया जाए। वर्तमान करनाल शहर के दोनों फायर स्टेशनों पर अग्निशमन की गाड़ियों की भी भारी कमी है। अतः आपसे अनुरोध है कि सेक्टर 32-33 में भी मॉडर्न फायर स्टेशन व सेक्टर 12 में लाइन पार एरिया कैथल रोड या काचवा रोड पर नया फायर स्टेशन स्थापित किया जाना का उपलब्धता करवाने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अभी 0 आवर समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री शीशपाल केरवाल विधायक से राज्य में सिंथेटिक नशे के बढ़ते प्रभावों से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 2 प्राप्त हुई है। मैंने ये सूचना आज के लिए स्वीकृत की है। श्री अशोक कुमार अरोड़ा विधायक द्वारा दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 24 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री अशोक कुमार अरोड़ा विधायक चर्चा के समय स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से श्री मनदीप चट्ठा विधायक द्वारा दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 28 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री मनदीप चट्ठा विधायक चर्चा के समय स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक द्वारा भी दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 37 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक चर्चा के समय स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री शीशपाल केरवाल विधायक अपनी सूचना पढ़े। सर, मेरा 0 आवर में नाम बोला गया था। 0 आवर खत्म हो गया ना, 1 घंटा, अगले 0 आवर में नंबर आएगा। शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में सिंथेटिक नशे के बढ़ते प्रभाव बारे इस महान सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में बढ़ता सिंथेटिक नशे में ने भयानक रूप ले रखा है, जिसके कारण बहुत से बच्चों की मौतें हो चुकी है एवं बड़ी तादाद में नौजवान व युवतियां इसकी चपेट में आकर मानसिक व शारीरिक रूप से विकसित हो चुके हैं, जिसके कारण समाज में चोरी, लूटपाट व अन्य आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने नशा रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई है? माननीय सदस्य संबंधित मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य देकर सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मान्यवर सम्मानित साथी ने बहुत ही गंभीर विषय को टच किया है, साथ में ही बाकी विधायक साथियों ने भी इस पे अपनी चिंता जाहिर की है। सर, हरियाणा प्रदेश का नौजवान इस नशे के जाल में ना फंसे, इससे इसका बचाव हो, उसके लिए हमारी सरकार ने एक संकल्प नाम का प्राधिकरण बनाने का एक विचार, वो प्रस्ताव, सर वो प्रस्ताव गठित करने का प्रस्ताव अभी दिया है। उससे पहले सरकार लगातार अपने तरीके से 3 सूत्रीय कार्यक्रमों के जरिए इस नशे के कारोबार की कमर तोड़ने पे लगातार लगी हुई है। सर, 3 सूत्रीय रणनीति ये थी, एक तो सप्लाई रोकना, जो नशे के जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, पुलिस एक्शन उन पे तरीके से हो, कड़ाई से हो। और वो ऐसा हुआ है सर कि लगभग 17,000 के लगभग इस पे केस दर्ज हुए और 5 सालों में लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया सर। उन पे इतनी कड़ी कार्रवाई हुई, इतनी बड़ी संख्या में सर ये कार्रवाई सरकार के द्वारा हुई है। 1800 के आसपास में सर जो स्मगलर हैं उन पे मुकदमे दर्ज हुए और लगभग 3700 से ज्यादा जो बड़े स्मगलर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार ही नहीं किया सर, उसमें उनको 10 साल से ज्यादा की सजा और कईयों में उनको 2 साल से ज्यादा की सजा। और इससे भी आगे बढ़ के सर 117 जो बड़े तस्कर थे उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया है। लगभग 53 करोड़ से ज्यादा की उनकी प्रॉपर्टी को सर सरकार ने जब्त किया है। इतना नहीं सर, इससे भी आगे 100 बड़े ऐसे तस्कर जो अवैध जिनके निर्माण कर रखे थे, उन्होंने इस प्रॉपर्टी से पैसा कमाना, फिर लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना, ऐसी जो शिकायतें आई तो उन पे भी 111 से ज्यादा संपत्तियों पे सर बुलडोजर चलाया है। सरकार ने उस पर बुलडोजर चलाया सर। सर, इसको रोकने के लिए और भी कई साथी पहले भी कहते थे कि भाई दुकानों पे नशा मिलता है, तो ऐसे जो केमिस्ट थे जो जिन पर अवैध रूप से बिक्री हो रही थी सर, 969 केसों में 1325 गिरफ्तारियां सर हुई हैं और 100 से ज्यादा ऐसे केमिस्टों के जो लाइसेंस हैं वो भी सर रद्द हुए हैं। सर, इतना ही नहीं है, अभी जनवरी और फरवरी माह में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 567 मुकदमे दर्ज हुए सर और 888 तस्करों को सीधा जेल में भेजा गया। इतनी बड़ी एक मुश्त कार्रवाई अभी सर ये हुई है। सर, कुछ आदतन अपराधी भी होते हैं जो ये कारोबार करते हैं, बाज नहीं आते मगर पकड़े नहीं जाते। पता होता है कि भी ये कारोबार करते हैं मगर पकड़ में नहीं आते। ऐसे भी लोगों पे सर जो आदतन हैं उनको भी सर पकड़ में आए हैं और 65 के आसपास में जो ऐसे तस्कर थे उनको भी सरकार ने पकड़ के जेल में अंदर डाला है। सर, जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सर नशे के जो आदी हैं उसके लिए भी सरकार ने जागरूकता के लिए अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं गांव टू गांव कि जिसमें लाखों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है और हिस्सा लेके उनको जागरूक वाले कार्यक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और उसका भी बड़े पैमाने पे अच्छा असर वो नीचे जमीन पे दिखाई भी देता सर। सर, इतना ही नहीं है, अंतर्राज्यीय एक ड्रग सचिवालय की स्थापना भी ये हुई है
सर इसमें उत्तर भारत के सारे राज्य, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, सर ये सारे जो स्टेट आते हैं इनका मुख्यालय भी हमारे यही पंचकुला में ही बनाया है और आपस में तालमेल करके सर ये सूचनाओं का आदान प्रदान करके एक दूसरे के जो गिरोह है उनका भांडाफोड़ करना सर, उनको पकड़ना, उनको जेल में डालना, त्वरित एक्शन लेके सर काम कर रही है और इन तस्करों की कमर को तोड़ने का काम ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है। राज्यों में जो सीमाएं हैं सर उन सीमाओं की बड़ी सख्ती से निगरानी हो रही है। सर आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं इस पर बोलूंगा तो ऐसे अनेक जो उपलब्धियों के जो पकड़न में जो इनको तस्करी को कम करने के लिए जो अपराधी इनको कम हो, इनकी कमर तोड़ने के लिए जो जो काम किए सर उसके लिए एक पूरा हर सदस्य को सर इस पे जवाब पे लिखा भी गया। अगर मैं इसको बोलूंगा तो इसमें बहुत समय सर लगेगा, वो साथी इसको पढ़ भी सकते, मगर मैं सर एक निवेदन करना चाह रहा हूं। मेरा निवेदन ये है कि एक बड़ी गंभीर समस्या की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया, सभी माननीय सदस्यों ने। सर ये एक सामाजिक ऐसी बुराई बन गई है, इसको समाज के साथ ही मिलकर लड़ा जाएगा और समाज के साथ मिलकर लड़ने के लिए सरकार ने सब एनजीओ को, अभी गांव के सरपंच, गांव में चाहे हमारे जिला पार्षद हों, चाहे हमारे ब्लॉक समिति के सदस्यगण हों, सर इन सब के साथ अभी 20 अप्रैल को पंचकुला में ही सब लोगों को बुलाया है इसी विषय पे कि भाई सब लोग इस सामाजिक बुराई को, इस जो नशे के जंजाल में हमारे नौजवान फंस रहे हैं, इनको निकालने के लिए सब लोग मिलके सोचे, विचार करें, अपना व्यू विचार भी रखें, उसमें सहयोग करें और बड़ी संख्या में लोग ये सहयोग करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। मैं माननीय स्पीकर साहब ये बताना चाहता हूं कि ये मामले पहले से बहुत ज्यादा घटे हैं। जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड टेबल पे है, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। सरकार किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं जो लोग इस काम में सम्मिलित हैं। जैसे ही पता लगता है उनकी कमर तोड़ने का काम सरकार निरंतर कर रही है और मैं निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से कि जहां भी उनको भी कहीं पर इस प्रकार की बुरी बीमारी की जानकारी होती है तो वो एक बार जरूर साझा करें ताकि हम लोग इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए मिल के काम कर सके। सर धन्यवाद। सर श्री शीशपाल। अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा कि विषय बहुत गंभीर है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पे विस्तार से चर्चा, क्वेश्चन जरूर हो। आपने मंत्री जी कहा कि हमने इतने मुकदमे दर्ज किए हैं 17,348 और गिरफ्तारियां 26,334। अध्यक्ष जी, ये 2020 से लेके 25 तक का आंकड़ा है, जिसमें 20 में 4500, फिर 4100, फिर 5500, 6000, 5000 लोगों को गिरफ्तारियां की। इससे एक बात तो साबित हो रहा है कि लगातार पिछले 5 साल से जो हम बात कह रहे हैं कि नशे पे आप गंभीर होइए, और मैं सिर्फ मुकदमों पे नहीं जाना चाहता कि आपने कितने मुकदमे किए। हमारा विषय है कि ये मुकदमे बड़े इसलिए में नहीं है, मुकदमे घटे और ये नशा है ये खत्म हो। और इसके लिए आपको जो आपकी जो रणनीति है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी इसमें क्या रणनीति है कि आप नशे को बंद करें, ना कि मुकदमों को बढ़ाएं। और दूसरा, मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं जो कि भारत सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट है कि हरियाणा के अंदर 16.21% लोग हैं ये गंभीर नशे में हैं। 16% आबादी जब है तो आप समझिए कि हम हरियाणा किस ओर जा रहा है। उसके अंदर जो 5 साल का आंकड़ा है ओपीडी का, वो है 14.8 लाख, और जिसमें से सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं, 8 जिले ऐसे हैं जिसमें अध्यक्ष जी 12.9 लाख लोगों ने ओपीडी ली है। आप इस आंकड़े की तरफ ध्यान दीजिए कि हमारा हरियाणा जा कहां रहा है, कहां पे कमी है,
कि इतना नशा इतने लोगों तक पहुंच रहा है। जब हरियाणा की आबादी के लगभग 14 लाख लोगों के पास नशा पहुंच रहा है, सिंथेटिक नशा पहुंच रहा है, जिसमें सिंथेटिक नशा है 10.67, आप कहां किस गंभीरता की बात कर रहे हैं? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पे, ये जो आपने संकल्प कल बनाया है, मैं उस पे उंगली नहीं उठाता, परंतु जो बार बार हम एक बात कह रहे हैं कि आप एक टास्क फोर्स बनाइए स्पेशल, जो कि इन नशों को देखे और उस पे सख्त कार्रवाई हो। जो बड़े मगरमच्छ है, जैसे छोटे ये जो 5-5 हजार 6-6 हजार बना रखे हैं, ये 1-1 ग्राम 1.5 ग्राम वाले होते हैं। नीचे वाले जो ऊपर का चेन है सर, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। मेरा मानना है कि आप बड़े मगरमच्छों को आप पकड़ें, और जो मैं जो चिंता कह रहा हूं वो सिरसा के अंदर और भी गंभीर है। इसलिए सिरसा के अंदर अकेले 9 लाख से ज्यादा ओपीडी पिछले 5 सालों के अंदर नशे की आई है। आप समझिए कि कहां जा रहे हैं हम। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना जो रोड मैप है इसके बारे में आप मुझे बताएं कि नशा रोकने के लिए ठोस कदम क्या है। और दूसरा, नशा मुक्ति केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से आपने कितने आप बनाने जा रहे हैं, और एक भी हॉस्पिटल में जो स्क्रीनिंग टेस्ट की जो है सुविधा वो नहीं है इसमें, वो आप कब बनाने जा रहे हैं, ये मुझे आप बताएं। श्री अशोक करोड़। धन्यवाद स्पीकर सर। आज आपने एक गंभीर इशू, जो हरियाणा में नशा लगातार बढ़ रहा है, और विशेष रूप से हमारे जो पंजाब के साथ लगते जिले हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और मंत्री जी ने भी माना है कि एक सामाजिक बुराई है। स्पीकर सर, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि इसमें संख्या घटी है। स्पीकर सर, मेरा मानना है कि संख्या घटी नहीं घटी, इनके आंकड़ों में ही मुकदमों की संख्या बढ़ी। और जैसा शिषपाल जी ने बताया कि बहुत 16% आबादी नशे में आई है। तो मेरा स्पीकर सर, एक तो मंत्री जी से ये प्रश्न है कि पिछले अभी थोड़े दिन पहले हमारे सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने जिस प्रकार से बताया कि सरकार पकड़ती है, परंतु उसकी जो मात्रा है उसको कम करके दिखा के उसका चालान पेश पुलिस द्वारा कर दिया जाता है, जो उसकी जमानत हो जाती है, जो बाकी नशा फिर उनके पास चला जाता है। तो इसके रोकने के लिए एक तो कदम, और दूसरा, जो हमारे युवा नशे की चपेट में आ चुके हैं। स्पीकर सर, ये जो प्राइवेट लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं, तो मंत्री जी एक बार उनमें जाकर भी आप चेक करें कि क्या हालत है उनकी। कई महीने से वहां पर लोग पड़े हैं, नशा चढ़वाने की बजाय उनसे दूसरे काम लिए जाते हैं ताकि वो उनके काम कर सकें। तो जैसा शिषपाल जी ने कहा कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हर जिले में खोले जाएं, क्या ऐसा विचार सरकार के विचाराधीन है? प्रस्ताव विचाराधीन। श्री मनदीप चट्टा। अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब विधायक और शिषपाल जी ने जो बातें कही हैं नशे को लेकर, मैं उनसे सहमत हूं। पूरे हरियाणा में नशा चरम सीमा पे है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र हैं, पेवा, थानेसर, हमारे जिले हैं जो पंजाब के साथ लगते हुए, वहां पर हालात ज्यादा खराब है। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्कूल और कॉलेजेस में नशा जो पहुंचता है उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या कर रहे हैं? क्योंकि दुख की बात यह है कि बच्चों के पास स्कूलों और कॉलेजों में नशा पहुंचता है। दूसरी बात, अब मैं अपने हलके की बात करता हूं।
जहां नशा चलता है वहां सारे सबको पता है कि यहां नशा ओपन चल रहा है। प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है। अभी जैसे अरोड़ा साहब ने कहा कि इतना दे इतना ले, अब ये बातों में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, पर बहुत सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि अब ये नशा पुराने वाला नशा नहीं है, अब ये कई रूप ले चुका है। ये नशा अब ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमें तो बहुत चीजों का तो 2-3 का ही पता है जी ये नशा होता है, 90% का तो पता भी नहीं है क्या है मार्केट में। तो कृपा करके मंत्री जी, बच्चों के भविष्य की बात है। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र हमारी तरफ तो बहुत बदहाली में है। नशा मुक्ति केंद्रों की अच्छी साफ सफाई रख रखाव होने चाहिए, अच्छे काउंसलर्स होने चाहिए जो बच्चों की काउंसलिंग करें, क्योंकि जब ये काम शुरू होता है साथ में ही चोरियां बढ़ती हैं, अपराध बढ़ते हैं। और आखिरी में एक और बात कहना चाहता हूं, बस जी 1 मिनट सर। रोजगार मिल जाए बच्चों को, बेरोजगारी ना हो तो बच्चे इस तरफ जाएं ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलवान सिंह। धन्यवाद स्पीकर साहब। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि 2047 में हरियाणा विकसित हरियाणा होगा, तो विकसित हरियाणा के साथ साथ स्पीकर सर हमें स्वस्थ जनसंख्या भी चाहिए। उसके लिए हम सब की जिम्मेवारी है। जो आज सिंथेटिक नशा नामक बीमारी एक गंभीर धारण कर चुकी है रूप, उस पर किस तरह से रोक लगाया जाए। माननीय मंत्री जी ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी बताई सरकार क्या क्या कर रही है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूं जो नशा मुक्ति केंद्र है वो सिर्फ नाम के ही है। किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाके देखो, वहां पे कोई सुविधा नहीं है। जिस बच्चे को वहां पे एडमिट कराया जाता है उनके घर वाले उनकी परवरिश करते हैं, कोई उसको बाहर से नशा दे के ना जाए। ना तो कोई पुलिस तंत्र उसकी चार्ज पर होता है, ना कोई डॉक्टर होता है, सिर्फ एक कंपाउंडर की ड्यूटी होती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि नशा मुक्ति केंद्र को पर्याप्त सुविधाएं देकर अच्छे तरीके से चलाएं और उनकी संख्या बढ़ाए, ब्लॉक स्तर पर बढ़ाएं। कम से कम पंजाब बॉर्डर के एरिया है वहां पे था ब्लॉक स्तर पे एक नशा मुक्ति केंद्र, और हर सीएमओ की ड्यूटी लगाएं कि 1 महीने के अंदर सभी नशा मुक्ति केंद्रों की वो जांच करे, हुई कमियां खामियां तो उनको दुरुस्त करने का काम करें। और इसी तरह स्पीकर सर जो मेडिकल स्टोर है जो दूर दराज के इलाकों में है उन पे भी बहुत शिकायत आती है, मेडिकल स्टोर पे नशा बिकता है। तो सरकार प्रावधान करे, ड्रग इंस्पेक्टर हर मेडिकल स्टोर का 2, 4, 5, 6 महीने में उनका स्टॉक चेक करे, ताकि उस मेडिकल स्टोर को कानून का भय रहे और वो नशे की गोलियां या दूसरे पदार्थ बेचने का प्रयास ना करे। और जिस तरह से मंत्री जी कह रहे थे कई एक्चुअल होते हैं, आजकल होते हैं, पकड़ में नहीं आते। एक कहावत है सर, पुलिस से और भूत से आदमी भाग नहीं सकता, ना तो पुलिस भागने दे ना भूत भागने दे। अगर पुलिस की इच्छा शक्ति हो तो ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े अपराधी को पकड़ सकते हैं। स्पीकर सर पूरा बोलने दो। स्पीकर सर 1 मिनट रुको, आप सप्लीमेंट्री खत्म करो। स्पीकर सर उसके साथ साथ आपको पुलिस तंत्र को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। आप आर्मी की तरह पुलिस तंत्र की टाइम बाउंड करें। एसपी से लेकर कांस्टेबल तक कौन व्यक्ति कितनी जगह कितने समय तक रहेगा। लॉन्ग समय रहने से इनके अपराधिक व्यक्तियों से संबंध हो जाते हैं, फिर अपराध बढ़ते हैं। उसके बाद में आप इनकी जिम्मेवारी तय करें। इनको सुविधाएं तो चाहिए लेकिन जिम्मेवारी नहीं ओढ़ते। आप सिटी चौकी इंचार्ज की जिम्मेवारी तय करें, एसएचओ सिटी की करें, सदर की करें, डीएसपी की करें, और जिस जिले में सबसे ज्यादा इस तरह के केस आए तो उस एसपी की भी जिम्मेवारी तय करें। जिस अधिकारी की जिम्मेवारी होगी और सरकार प्रोग्रेस रिपोर्ट लेगी तो वो कहीं न कहीं अपनी कार्य प्रणाली को दुरुस्त करेगा। और इनसे जो समय की होते हैं इनकी वजह से अपराध बहुत बढ़ते हैं। पूरे हरियाणा का तो स्पीकर साहब मेरे को पता नहीं, मेरे फतेहाबाद जिले में, मेरे 1 मिनट में कहूं, मेरे फतेहाबाद जिले में आप कभी नाइट स्टे करना, सुबह आप सोने का कड़ा और हाथ में एंड्रॉइड फोन लेके आप वाकिंग नहीं कर सकते। समय की आएंगे, चक्कू मारेंगे और आपकी भलाई अगर आप समझदार हैं तो आप दे देंगे। जी माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए। नहीं हो गया माननीय स्पीकर सर, सम्मानित साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। इन सब सुझावों के साथ हम अपनी रणनीति को आपस में मिलकर आगे बढ़ाएं।
मैं चाहूंगा कि इस पे एक दूसरे के ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी ना करके, अगर हम लोग भी आपस में कोई एक माननीय सदस्यों की कमेटी बन जाए, उस पर और ज्यादा गंभीरता से विचार करके, जैसे कई बार ये शिकायत आ जाती है कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, जैसे भाई साहब ने भी कहा कि बूथ से पुलिस से कोई नहीं बच सकता, ऐसी कोई कमियां जो हम लोगों को लगती हैं, इतनी त्वरित कार्रवाई के बावजूद भी अगर कुछ कमियां हैं, मना नहीं कर रहे, रास्ते अपराध ये निकालते हैं, उसको भी बिल्कुल पूरी तरह से नकेल कसने के लिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो सब अपने व्यू दें और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कोई एक ऐसी कमेटी भी बनाए। मैं उसकी भी मांग करूंगा, क्योंकि सर ये बहुत गंभीर समस्या है और बिना समाज की इन्वॉल्वमेंट के हम लोग इसको समाप्त कर दें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें समाज का के जरिए ही परिवर्तन आता है। अब समाज में परिवर्तन लेके आने के लिए अनेक, मैंने कहा कि उस पे टेबल पे हमने आंसर भी दिया, बहुत सारे ऐसे काम हुए। अगर मैं सर पढ़ के बताने लगूंगा तो मैं ये बता सकता हूं कि कितने लाख लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोगों ने सर नशे न करने की प्रतिज्ञा ली है, ये सारा डाटा है। मगर क्योंकि हम लोग डाटे पर ना जाके, क्योंकि एक चीज का पता है कि भी ये एक गंभीर समस्या और इससे लड़ना है, तो हम सब लोग मिलकर अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे सर, हम लोग जरूर कामयाब होंगे। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, चुनौती बड़ी जरूर हो सकती है, मगर एक एक तस्कर को पकड़ के उसकी कमर तोड़ना, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है सर, उसमें कोई चूक हम लोग नहीं आने देंगे। और मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक बहुत गंभीर मसले की तरफ सरकार का ध्यान दिया है। सर मैं तो बता रहा हूं, मैं तो जवाब तो दिया है सर आपको, एक एक चीज का पहले भी मैंने जवाब दिया है सर। मैंने नहीं सर, मैंने तो एक एक करके आपको बताया कि भाई कितने कितने तस्करों को पकड़ा। आपने ध्यान से नहीं सुना तो मैं क्या बताऊं। मैंने ये बताया कि कितने तस्करों की संपत्ति जब्त की है, कितने लोगों को अंदर डाला है, कितने केमिस्टों की दुकान को हमने उनके लाइसेंस रद्द किए हैं, उनको पकड़ा है, अंदर डाला है, और जितने पुनर्वास हैं वो सब स्थापित करने की बात भी मैंने की है। और मैं ये बता दूं, जैसे एक सम्मानित सदस्य ने पूछा कि कितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, 2021-22 में वो 98 थे सर, वो बढ़ के 130 हुए हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई आगे क्या कर रहे हैं, मैंने उसके बारे में भी बताया है कि एनडीपीएस के तहत हम लोगों ने एक संकल्प नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो प्रस्तावित है, अभी हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं। मैंने एक एक चीज पे बिंदुवार बहुत तसल्ली से बताया है। मुझे नहीं लगता कि अगर इतनी गंभीरता से मामला को उठाया और उतनी गंभीरता से वो क्वेश्चन वो आंसर भी ना सुने सर, उसमें मैं निवेदन करूंगा कि जब एक एक शब्द निकालिए सर, एक एक बात का जवाब मैंने बिल्कुल दिया है। और देखिए, एक विषय आया है और ये विषय वास्तव में गंभीर है, और एक माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि हम इसके ऊपर एक कमेटी का भी गठन कर सकते हैं। तो मैं तो खुद ये प्रस्ताव करूंगा कि एक सब्जेक्ट कमेटी, चाहे उसके जैसे युवा मामलों की एक कमेटी, एक मैंने पिछले दिनों में भी अनाउंस की थी, और वो सारे ये विषय उसके अंदर हम टेकअप कर सकते हैं। और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट का क्या रोल हो सकता है, एक ऐसी कमेटी हम विधानसभा की बनाएंगे जो इसमें सभी मेंबर मिलकर इसके ऊपर चर्चा करें, सुझाव दें, और सरकार को ऐसे सुझाव दें कि सरकार उसके ऊपर और नकेल कैसे कर सकती है। जागरूकता के नाते हम जनप्रतिनिधि कैसे समाज के अंदर इसमें और एक सहयोग कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। अब सदन की कार्रवाई दोपहर भोज के लिए 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।